हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजू नोट्स में। ये जनरली मैं इंग्लिश में बनाता हूँ बट मेरे को कई सारी डिमांड आ रही थी कि थोड़ा एक ये हिंदी में भी बनाया जाए, जिससे कई लोग जो कई किस्म के एंट्रेंस टेस्ट वगैरह देते हैं उनके लिए ये मददगार साबित हो। इसलिए ये पहली बार है जो मैं इसको हिंदी में कवर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो पक्का लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर 10 दिन में एक बार जो करंट अफेयर्स है, जो जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वगैरह, एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उसके लिए जो यूज़फुल मटेरियल है वो मैं इन 10 दिन के बीच में एक वीडियो में इनको मैं जनरली कवर करता हूँ। और मेरे जो ये वीडियोस है ये आपको मोबाइल स्क्रीन के लिए सूटेड हैं। इनको मोबाइल पे देखिएगा, ये आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। अच्छा, पहले वाले अपडेट पे आते हैं तो इसरो के जो चेयरमैन हैं मिस्टर के शिवन, उन्होंने ये बताया है कि इस साल मतलब 2021 के लिए तकरीबन 40 मिशन इसरो के प्लान किए गए हैं, उसमें से एक अनमैन्ड वाला मिशन भी होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसरो का बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो है गगनयान, जो कि 2022 में होने वाला है। हाल ही में इसरो ने ब्राज़ील का एक अमेज़ोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसकी बड़ी तारीफ़ हुई थी दुनिया भर में। जो इंडिया का एक सिनफार्मा करके कंपनी है, उसने ये बताया है कि चाइनीज़ के जितने भी हैकर ग्रुप है जिनका नाम है APT10 और अपने आप को जो स्टोन पैंडा भी बोलते हैं, इन्होंने इंडिया के जो वैक्सीन मेकर्स हैं जैसे भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, इनके IT सिस्टम को इन्होंने हैक करने की कोशिश की है। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे उनका मकसद ये था कि जितनी भी इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको चुराएं और एक एडवांटेज चाइनीज़ मेडिसिन्स के लिए, खासकर ये कोविड वैक्सीन के लिए उनको मिले। तो ऐसी कार्रवाई कुछ चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टारलिंक इंटरनेट, इसके बारे में हमने तकरीबन 3-4 एपिसोड्स पहले हमने बात की थी। ये मस्क ने एक स्टारलिंक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंतर्गत वो टोटल 1023 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में लगाएंगे और इससे क्या होगा, वो इंटरनेट वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे आपका अभी GPS चलता है, GPS के लिए आपको कहीं किसी कनेक्शन में ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाइए, GPS आपका मोबाइल जैसे पकड़ता है। उसी तरह से एलन मस्क का ये कहना है कि आप कहीं पे धरती पे कहीं पे भी चले जाओ तो आपको इंटरनेट डायरेक्ट सैटेलाइट से मिलता है। तो ये स्टारलिंक सैटेलाइट मैंने कवर किया था इससे पहले भी, इस बार भी ये स्टारलिंक सैटेलाइट की इसकी बात हो रही थी। बट पॉइंट ये है कि अभी एलन मस्क बोलता है कि वो एज ए ट्रायल बेसिस पर पूरे इंडिया में 2022 तक वो जो है तकरीबन 7,300 रुपए के लिए वो आपको इंटरनेट सुविधा ये इनसे देने की वो बात कर रहे हैं। फ़िलहाल ये बोला जा रहा है कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और हैदराबाद में ही जो है इसकी अवेलेबिलिटी होगी। ये बताया जाता है कि ये अभी फ़िलहाल टेस्टिंग स्टेज में है, इसलिए 50 से लेकर 150 Mbps तक इसकी स्पीड होगी। बट अगले साल में ये माना जा रहा है कि ये इसकी 300 Mbps की स्पीड हो सकती है। और ये जो पैसे वो ले रहे हैं प्री ऑर्डर के नाम पे, अगर वो फुल्ली रिफंडेबल है अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो। बट जो भी हो, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम होगा कि आप किसी एक जगह पे जाएं और वहाँ पे आपको इंटरनेट हो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाल ही में जो हमारा सक्सेस था, जो मार्स पे एक उनका जो रोवर होता है, यानी जो मशीन जो वहाँ पे लैंड किया था, परसिवरेंस, उसको उतारा था हमारे ही भारत देश मूल के एक लेडी ने। अभी उसी नासा में काम करते हुए एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है विष्णु श्रीधर, वो नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम करते हैं। वो उन्होंने ये कहा है कि अभी वो जो कुछ आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं कि वो अपने जो नासा के जो परसिवरेंस रोवर है उससे कई सारे तस्वीरें और फ्रेश लेंगे। वो कुछ लेज़र्स भी शूट करेंगे और बोल रहे हैं कि वो एक छोटा सा ड्रोन जो है, उसी छोटा सा ड्रोन जो इसी परसिवरेंस से वो डिप्लॉय भी करेंगे ताकि और अच्छे तरह से तस्वीरें मिल सकें मार्स की। जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि मुंबई में जो एक बीच में जो पावर का वो हुआ था, डिसरप्शन हुआ था, उसमें बोला गया था कि चाइना का हाथ है। तुरंत इस पे रिएक्ट करते हुए चाइनीज़ ने
आगे आगे बताता हूँ। तुरंत उन्होंने, चाइनीज़ ने भी रिएक्ट किया, कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो तो आपका इंटरनल मैटर है। पर मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो हुआ है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। हाल ही में हमने जैसे पिछले से पिछले इलेक्शंस के दौरान हमने देखा था कि 3G स्पेक्ट्रम 4G स्पेक्ट्रम का बड़ा घोटाला हुआ था। तो उसके बाद स्पेक्ट्रम की बिक्री के लिए कई सारे अभी नियम कानून बनाए गए थे। इस बार उसी नियम कानून के तहत टोटल 7 जो है बैंड्स की बिक्री की थी, और उसमें से टोटल 5 की बिक्री हुई और 2 बैंड की बिक्री नहीं हो पाई है। एयरटेल, वीआई और जियो, जो तीनों बड़े बड़े वो थे, कंटेंडर्स थे इसके लिए, और तकरीबन 77,146 करोड़ सरकार को फ़ायदा हुआ है, जबकि वो सोच रहे थे तकरीबन 45,000 करोड़ का ही इसमें से रिटर्न आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, टोटल 7 बैंड्स की भी ऑक्शन हुआ था, उसमें से सिर्फ 5 बैंड्स की जो है ऑक्शन हुए थे। बाकी 2 बैंड जो है उनके कोई उसके ख़रीदने के लिए कोई नहीं था। वो था 700 मेगाहर्ट्ज़ और 2500 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड। जैसे अभी इससे पहले हमने बात किया था, जो महाराष्ट्र में जो पावर डिसरप्शन हुआ था, उसके पीछे चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं इंडिया में, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है और सरासर झूठ है। चलो मान लेते हैं उनकी बात एक सेकंड के लिए, बट इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि चाइना जो है निरंतर ऐसे इस प्रकार के कार्य करता रहता है। मोहम्मद अल ख्वाजा, ये हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पहले एम्बेसडर जो इज़राइल पहुँचे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। हमने देखा था कि ये ट्रंप के दौरान, उनके काल के दौरान ये हुआ था। उन्होंने जब अब्राहम अकॉर्ड के नाम पे शुरू किया था, जहाँ पे इज़राइल ने यूएई को और यूएई ने इज़राइल को पूरे एक स्टेट का जो है दर्जा दिया था। तो उसी के अंतर्गत ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जबकि एक एम्बेसडर जो है ये एक अरब कंट्री से इज़राइल में गए हुए हैं और इज़राइल इसको मानने लगा है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, इस समिट के दौरान अपने प्रधानमंत्री जी बात करते हुए उन्होंने ये प्लान किया है कि बाय 2030 तक यह तकरीबन 23 वाटरवेज जो है इंडिया में वो ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। जैसे हमारे पास अभी रेल नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, उसी प्रकार से वाटर नेटवर्क भी शुरू हो जाएगा, जिससे कई सारे फ़ायदे होंगे, खूब सारा एम्प्लॉयमेंट बनेगा और ट्रैफिक की जो कंजेशन है वो भी कम होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी जो अलग अलग जो दूरदर्शन के चैनल्स थे, अभी उन दोनों को एक मर्ज कर दिया गया है और अभी ये संसद टीवी कहलाता है। और इस संसद टीवी का पहला एक सीईओ भी अपॉइंट हुआ है, ये एक एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, रवि कपूर। आपको ये जो गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट्स में पहले कभी कोई सीईओ नहीं होते थे, लेकिन ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे रेलवे में भी एक सीईओ की जो है नियुक्ति हुई है। एक 10 सेकंड का वीडियो क्लिप है जिसमें एक जो यूएस का एक आर्ट कलेक्टर है, उसका नाम है पाब्लो रॉड्रिग्स। इन्होंने एक 10 सेकंड का वीडियो बनाया जिसकी लागत टोटल उनको मतलब टोटल 48 करोड़ मिले हैं इस वीडियो के बनाने के लिए। बट मेरा मेन मकसद आपको ये न्यूज़ बताने का ये था कि आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, वो है नॉन फंजिबल टोकन। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी, NFT। हो सकता है इसके बारे में आपसे डिटेल सवाल पूछा जाए, NFT के ऊपर हम एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे अलग से। NFT क्या चीज़ है, ये 100% क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। ये समथिंग लाइक ये नॉन फंजिबल टोकन ये ऐसा चीज़ है जैसे अगर मेरे पास अगर 10 रुपया है और आपके पास भी 10 रुपया है, तो मैं आपके 10 रुपये को ले लूँ और आप मेरे 10 रुपये ले लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। उसी हिसाब से अगर आपके पास एक डॉग है और मेरे पास एक डॉग है, बट क्या आप मेरे साथ वो डॉग को शेयर करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि डॉग होते हुए भी वो ट्रांसफरेबल नहीं है।
उसी हिसाब से ये जो फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन्स जो है इंटरनेट पे दिए जाते हैं, जिससे आपकी जो है प्रोप्राइटरी राइट्स इस पे रह जाती हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, बट ऐसा कुछ हो रहा है, आपको पता होना चाहिए था। ये 10 सेकंड वीडियो जो आर्टिस्ट ने बनाया पाब्लो ने, इसमें एक वो बेसिकली बहुत ट्रंप की एक बहुत बड़ी वो जाइंट क्या बोलते हैं, एक डॉल जैसा था, उसको ज़मीन पे गिरा हुआ दिखाया गया है और इसकी खूब वाहवाही भी हो रही है। इंडिया ने तकरीबन 1000 मीट्रिक टन के जो है राइस और पानी के साथ तकरीबन 1 लाख क्लोरोक्विनाइन टैबलेट्स जो है मडागास्कर आइलैंड्स को भेजा हुआ है। ये कंट्री ने एक अपील की थी हमारे साथ कि उनके पास ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, तो इसको संज्ञान लेते हुए अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये जो है INS जलाश्वा से इसको वहाँ पे रवाना किया था। रवाना किया है। ये तकरीबन 21 से लेकर 24 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। नेपाल में बहुत सारा उथल-पुथल हो रहा है, वहाँ पे सरकार जो है बन रही है, गिर रही है, बट इसी टाइम पे एक छोटी अच्छी सी खबर नेपाल से ये आ रही है कि वहाँ के जो नेपाल गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ के जो लोकल कम्युनिस्ट रेबल ग्रुप है, उनके साथ एक अग्रीमेंट की है, जहाँ बोला गया है कम्युनिस्ट रेबल ग्रुप्स ने ये बोला है कि वो जो है अपना हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे और वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो इसके बदल आई थिंक सरकार भी उनके ऊपर जो भी है, उनके जो लीगल केसेस वगैरह चलाए जा रहे थे, उनको जो जेल में बंद किया जा रहा था, उसको सरकार भी रोक देगी। ये बहुत अच्छा कदम है। अगर वैसा होगा तो नेपाल में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। एक फिर से DRDO द्वारा एक बहुत अच्छा कदम, फ्राइडे को उन्होंने एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन किया था। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR के नाम पे एक टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी मिसाइल्स की प्रोपल्शन होती है। ये टेस्टिंग किया गया था इंट्रिम टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर उड़ीसा में है, और ये परफॉर्मेंस बहुत ही इसका बढ़िया रहा। और शायद 1-2 टेस्ट के बाद इस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की मदद से और अच्छे किस्म के मिसाइल जो है DRDO बना पाएगी। सरकार ने एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई थी। ये पोस्ट आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद अगस्त 2019 में, जिसमें बोला गया था कि जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इसमें कमीशन जो है इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनको रिफ्रेश मतलब फ्रेश मार्क करने की उसमें स्कोप था। तो इसको सरकार ने 1 साल का और एक्सटेंशन दिया है और ये कमीशन जो है अपना रिपोर्ट 1 साल के अंदर जमा करेगी। ये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसोर्स एसोसिएशन वीक हुआ था एंड इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री को जो उनका CERA वीक ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड दिया गया था। मोदी जी ने इसको लेते हुए कहा कि वो इस पूरे अवार्ड को वो अपने देशवासियों को समर्पित करते हैं और माँ भारती को समर्पित करते हैं। अभी चाइना ने 2014 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये था कि प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन चलाने का, और ये बुलेट ट्रेन तकरीबन 435 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है लाशा से नियंगची जो कि अरुणाचल के पास है, यहाँ पे बनाने का, और ये इस साल पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि चाइना जो है बुलेट ट्रेन के हिसाब से अपने जितने भी वो युद्ध सामान है, माल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत फास्ट तरीके से कर सकता है और बहुत ही जल्दी डिप्लॉय कर सकता है। तो इंडिया को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना डिफेंस इसी हिसाब से बना के रखना होगा। 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात कुछ बढ़ते और बेहतर होते जा रहे हैं। अभी आर्मी ने एक बहुत ही शानदार आइडिया निकाला है। वहाँ पे जो पुराने बस स्टैंड होते थे जिसके ऊपर जो सिटी बसेस पहले चलती थी या फिर लोकल बसेस चलती थी, वो आजकल नहीं चल रही। ऐसे बस स्टैंड्स को कुछ आर्मी ने आइडेंटिफाई किया हुआ है और उन बस स्टैंड्स को उन्होंने स्ट्रीट लाइब्रेरी के नाम से चेंज कर उसमें कई सारी बुक्स जो है उसमें डाल दी हैं। और उन्होंने ये बुक्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक सोसाइटी से उनसे तालमेल बनाया है और ये बुक्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कई सारी किताबों को वहाँ पे रखा है, जो कि पब्लिक के लिए फ्री है। कोई भी आ सकता है, उस किताब लेके पढ़ सकता है, वापस रख सकता है या फिर अपने साथ ले जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है।
तो जो कश्मीर में जो टैलेंट था, वो जो छिपा हुआ था, वो शायद अभी और उभर के बाहर आएगा। अगेन एक बहुत अच्छे गर्व की बात है कि इंडियन नेवी ने अभी जो है वुमेन ऑफिसर्स को वॉरशिप पर जो है तैनाती दे दी है। ये तकरीबन 23 इयर्स के बाद हो रहा है। एंड ये जो है पहले के 2 जो ऑफिसर्स हैं, ये INS विक्रमादित्य और बाकी 2 ऑयल टैंकर शिप INS शक्ति में रहेंगे। और ये एक चीज़ हम आर्म फोर्सेस में बताना चाहते हैं कि मेल और फीमेल जो है अलग अलग नहीं है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक मैत्री सेतु का जो है उद्घाटन किया था। मैत्री सेतु बेसिकली त्रिपुरा से लेके बांग्लादेश को जोड़ती हुई 1.9 किलोमीटर ब्रिज है, जो कि फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है। तकरीबन लागत इसकी 133 करोड़ की है। बट इससे क्या है, अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर हो सकेगा, जिससे कई सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। चाइना अपने मुंह दिखाई के लायक नहीं रहा। कई सारी जगहों पे अभी वो मुंह दिखा रहा है, जिसकी वजह से चाइना ने फिर से, उसके प्रीमियर ने कहा है कि वो अभी जो अपने मिलिट्री स्पेंडिंग्स है उसके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करें, ताकि वो लड़ाई के मामले में US के साथ टक्कर ले सकें। चाइना अभी बाकी किसी को तो मानता ही नहीं, बट उसको लगता है कि उसका टक्कर सिर्फ अभी US के साथ है। और सही भी है, 2 सुपर पावर्स की तरह वो दोनों लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए पक्का, और अपना जो है खुद का डिफेंसेस भी इंडिया को और स्ट्रांग बनाने चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये दोहरा बताया है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना में तकरीबन 41.93 करोड़ अकाउंट्स जो है ओपन किए गए थे, जिसमें से तकरीबन 23.21 करोड़ यानी 50% से ज़्यादा जो है अकाउंट्स जो है ये वुमेन मतलब लेडीज़ ने अकाउंट ओपन किया है। जिससे ये बताया जाता है कि जो दूर दराज इलाके में, जो गांव में भी लेडीज़ के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जो है अभी जा रहा है, ये अच्छी बात है। सुपर 75 नामक एक स्कॉलरशिप स्कीम तैयार हुआ है, ये आपको पता होना है। ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया है, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसको लॉन्च किया था। इसमें जो मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत पूरा बैकग्राउंड से होंगे, उनके लिए एक स्कीम है तेजस्विनी। इसके अंडर जो 18 से लेकर 35 साल की जो लड़कियां होंगी, उसको जो है ये फ़ायदा मिलेगा। तकरीबन 5 लाख का उनको फ़ायदा भी मिलेगा पढ़ाई के लिए। और तेजस्विनी के अंडर 5 लाख तक का उनका बिज़नेस का कोई भी स्कीम हो तो उससे उनको ये स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाएगा। स्मार्ट ग्लासेस हमने ये तकरीबन अब से 10 एपिसोड्स पहले डिस्कस किया था, और ये अभी फिर से आया हुआ है। ये एक अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पॉइंट है। इसमें जो स्मार्ट ग्लासेस पहले आपको जो आपके आगे जो बंदा बोल रहा है, जो आदमी बोल रहा है, उसको स्पेसिफिक उसी की आवाज़ आपके कानों में सुनाई देती थी, और आपके आंखों के सामने स्क्रीन पर कई सारी डिजिटल डाटा आपको अवेलेबल होता था। अभी ये बोला जा रहा है कि फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ये बोलना चाहते हैं कि ये हेडसेट लगाने से आपको एक दूसरे से आमने सामने के मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ये चश्मा पहनेंगे, और आपका फ्रेंड जो अमेरिका में बैठा है वो वहाँ पे अपना चश्मा लगाएगा, और ऐसे लगेगा दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख सकेंगे। ये जैसे वो पुराने स्टार ट्रेक मूवीज़ में होती थी, शायद उस किस्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये वो कहते हैं कि बाई 2030 जो है ये एक हकीकत होगी। चाइना कितना बौखलाया हुआ है इंडिया के कड़े रुख से और कड़े कदम से कि वो WTO में, वर्ल्ड अपना ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसने ये मुद्दा उठाया कि जो है इंडिया ने उसके कई सारे ऐप्स जो है बैन कर दी हैं, जिससे उसके ऊपर कई नेगेटिव प्रेशर पड़ रहा है, और उसके सप्लाई चेन और लोकल कंज्यूमर के उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। ये अगर चाइना इस प्रकार से WTO में बात उठा रहा है, इसका मतलब इंडिया की जो स्टेप थी
वो बिल्कुल सही बैठी है। और कल का न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने भी कल टिकटॉक बैन कर दिया है। पाकिस्तान जो कि उसका चेला है, अगर वो भी ऐसे कदम उठा रहा है तो चाइना को बौखलाहट तो होगी ही होगी। तो इसकी शुरुआत की थी इंडिया ने की है, उसके बाद यूएस भी धीरे धीरे इसके पीछे पड़ा है। तो ओवरऑल अ गुड एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी बाय इंडिया। हाल ही में जितने भी क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं ये एकदम से बढ़ गए थे। ये क्यों बढ़ गए आपको पता होना चाहिए कि जो यमन के जो हौती रेबल्स हैं, इन्होंने कई सारी मिसाइल अटैक की थी सऊदी अरेबिया में। उनके खासकर जो अरामको जो कंपनी है जो तेल क्रूड कच्चा ऑयल का जो आयात करती है, तो उसके जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे उन्होंने कई सारा अटैक किया था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने सऊदी अरेबिया ने जो कच्चा तेल का जो है प्राइस जो है वो बैरल तकरीबन $71.37 का कर दिया है, जो कि 2020 से सबसे बड़ा है, ये सबसे ऊंचा जंप है। जो इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, वो उनको फिर से दोबारा चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर 2021 घोषित किया गया है। ये पहले भी रह चुके हैं, 2020 में भी रह चुके हैं। बीच में इन्होंने कुछ दिनों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी काम किया था JNK के लिए। और अभी फ़िलहाल नाउ ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द यूनाइटेड नेशंस। ये पैनल में तकरीबन 13 कंट्री होती हैं, जिसमें जर्मनी, चाइना, यूनाइटेड किंगडम्स के साथ साथ कई अदर कंट्रीज़ भी हैं। इंडियन नेवल शिप करंज, ये नया कमीशन हुआ है। ये है हमारा खुद इंडिया का बनाया हुआ तीसरा इंडिजिनस सबमरीन है। ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हाल ही में बुधवार को इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इसकी ये बनी थी 2018 में और तब से सी ट्रायल्स पे लगा हुआ था, बट इसमें कुछ ना कुछ एडिशंस करते करते फाइनली ये जो है अभी लॉन्च हुई है। टर्की ने पाकिस्तान को तकरीबन 30 उनके खुद के बनाए हुए हेलीकॉप्टर देने का वादा किया था, और ये उन्होंने प्रॉमिस भी किया था, और शायद ये डील चल भी रही थी, बट यूएस ने इसके ऊपर सैंक्शंस कर दिया है। यूएस ने इसको ब्लॉक कर दिया है और बोला कि ये किसी किस्म के जो है सेल नहीं कर सकता। टर्की जो अपने आप को पाकिस्तान का भी बड़ा भाई मानने लगा है चाइना के बाद, वो पाकिस्तान को मुफ्त में ऐसे कुछ जहाज़ देना चाहता है जिससे वो जो है इंडिया को कवर कर सके। तो बेसिकली ये जो हेलीकॉप्टर था, ये इसको ATA के T-129 कहते हैं। ये एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है, और ये अगस्ता A129 मंगुस्ता प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। और एक झटका चाइना के लिए, सऊदी अरेबिया ने जो चाइनीज़ साइट्स हैं, खासकर जो मार्केटिंग करने वाली साइट्स हैं, इन साइट्स के तकरीबन 184 साइट्स को उन्होंने बंद कर दिया है। ये और एज़ पर सऊदी अरेबिया ये बोला जा रहा है कि इन साइट्स पर फेक जो है नकली जो है सामान जो है बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। तो ये चाइना के लिए एक और मुंह पर थप्पड़ है कि उनके जो है लगातार जो क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड में वो जो है गिरती जा रही थी। कल ही इंडिया ने तकरीबन चाइना से जो हम सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो एंटीबायोटिक दवा होती है, एंटीबैक्टीरियल दवा होती है, इसको चाइना जो है बहुत सस्ते दामों में इंडिया में बेच रहा था, और ये एक डंपिंग हो रही थी इंडिया में, जिससे क्या है इंडिया की खुद की फार्मा इंडस्ट्री में जो लॉसेस आ रहे थे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने इसके ऊपर तकरीबन 0.91 मतलब $1 से लेके $3.5 तक का पर केजी के हिसाब से एक एंटी डंपिंग ड्यूटी इस पे रख दी है, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी वो दवाई आसानी से इंडिया में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से इंडिया में जो दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं इसका थोड़ा सा सेल बढ़ेगा, और खुद के हमको चाइना की जो है इंपोर्ट करना भी कम हो जाएगा। ये पहली बार हुआ है कि इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं
वो अभी दुनिया में चौथी सबसे लार्जेस्ट हो गई है। हमने रशिया को पीछे छोड़ा था, पहले रशिया चौथा होता था बट हमने रशिया को भी अभी पीछे छोड़ दिया है। और हमारे पास हमने अभी ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसको हमारे पास हमने स्टॉक करके रखा हुआ है, ताकि अगर कोई सडन इन्फ्लक्स होता है, सडन चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का जो रुपीज़ का जो वैल्यू है ये गिरने का खतरा हो सकता है, इसीलिए इसको स्टॉक करके रखा हुआ है। एंड अभी जो है चौथे स्थान पे हैं। पहला स्थान पे चाइना है, दूसरे उसमें जापान, तीसरे उसमें स्विट्ज़रलैंड, हम चौथा, और जो रशिया है वो पांचवा स्थान पे हो गया है। वेल दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मैंने इस पहली बार इस वीडियो को हिंदी में बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर इस ऐसे चलता रहे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि अगर ये ठीक लगा हो तो हम हिंदी में करेंगे। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।